दिन बीतने लगे और भाभी का 9वां महीना शुरू हो गया और नीतू ने भाभी का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। भाभी का लगाव भी नीतू से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दोनों साथ खाते और रात में नीतू भाभी के पास ही सोती। ऑफिस का सारा काम मेरे ऊपर था और मैं रात रात भर जाग कर सारा काम करने लगा था। खेती किसानी का काम गोपाल भैया ने संभाल लिया था और अब पैसे के तौर पर हालात सुधरने लगे थे। इधर दिवाली आ गई और घर की साफ सफाई मैंने और गोपाल भैया ने संभाली। दिवाली से 2 दिन पहले पिताजी ने घर में हवन करवाया ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। धनतेरस पर मैं माँ और ताई जी को बाजार लेकर गया और उन्होंने शॉपिंग की। दिवाली के 1 दिन पहले मम्मी डैडी जी आए और वो भी बहुत तोहफे लाए, खासकर भाभी के लिए। आखिर दिवाली वाले दिन अच्छे से पूजा हुई। चूंकि शादी के बाद नीतू की ये पहली दिवाली थी तो पूजा में हमें सबसे आगे बिठाया गया। पूजा के बाद सब ने नी को उपहार में बहुत से जेवर दिए और उसे बहुत सारा आशीर्वाद मिला। नीतू की आंखें उस पल नम हो गई थी। माँ ने उसे अपने पास बिठाकर खूब दुलार किया। दिवाली के 5 दिन बाद सुबह भाभी को लेबर पेन शुरू हो गया। मैं और नीतू उन्हें लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागे। हम समय से पहुंच गए थे और डॉक्टर ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी थी। इधर सभी घर वाले पहुंच गए थे। कुछ देर बाद नर्स ने हमें खुशखबरी दी। मुबारक हो, लड़का हुआ है। ये खुशखबरी सुनते ही सब खुशी से झूम उठे। ताऊ जी ने नर्स को 2001 दिए और सब भाभी से मिलने आए। मैं और नीतू भाभी के पास खड़े थे और उनका हाल चाल पूछ रहे थे। भाभी का दमकता हुआ चेहरा देख सबको खुशी हो रही थी। सबने बारी बारी बच्चे को चूमा और आशीर्वाद दिया। बस हम दोनों ही बचे थे। पहले मैंने नीतू को मौका दिया तो नीतू ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया वो रोने लगा। ये देख वो घबरा गई और तुरंत बच्चे को मेरी गोद में दे दिया। मैंने जैसे ही उसके मस्तक को चूमा वो चुप हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की एक किरण झलकने लगी। लो भाई, अब जब कभी मुन्ना रोएगा तो उसे सागर को दे देना। उसकी गोद में जाते ही बच्चे चुप जाते हैं, भाभी बोली। पता नहीं क्यों पर उस बच्चे को देख मुझे साक्षी की याद आ गई और मेरी आंखें छल छला गई। जिस प्यार को मैं अंदर दबाए हुआ था वो बाहर आ ही गया। नीतू ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे रोने से रोकना चाहा पर अब ये आंसू नहीं रुकने वाले थे। मैंने बच्चे को नीतू को सौंपा और सबकी नजर बचाकर बाहर आ गया। बाहर एक बेंच थी जहां मैं सर झुकाकर बैठ गया और रोने लगा। कुछ देर बाद नीतू भी सबसे नजर बचाकर आई और मुझे बाहर ढूंढने लगी। मैं उसे सर झुकाकर रोता हुआ दिखा तो वो मेरी बगल में बैठ गई। मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोली, प्लीज मत रोइए। मैं जानती हूँ आपकी जान साक्षी में बसती है, पर हालत ऐसे है कि। नीतू आगे बोलते बोलते रुक गई। हालातों से तो मैं लड़ सकता हूँ पर उसकी नामुराद माँ का क्या करूँ? कमबख्त, क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? सब कुछ उसी ने किया ना। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे प्यार कर। खुद मेरी जिंदगी में आई और सारी दुनिया उजाड़ दी। नहीं भूल सकता मैं साक्षी को। शी इज माई फर्स्ट बॉर्न। कभी कभी तो इतना दिल जलता है कि मन करता है कि उसे, अश्विनी को, बहुआ दे दूं। पर फिर इस डर से रुक जाता हूँ कि एक बार उसे बद्दुआ दी थी तो उसका पूरा घर उजड़ गया था। इस बार अगर उसे कुछ हो गया तो साक्षी का क्या होगा? मैंने रोते हुए कहा। जानती हूँ मैं कभी साक्षी की कमी पूरी नहीं कर सकती पर शायद आपको अपनी औलाद देकर उस दर्द को कुछ कम कर पाऊं। नीतू मेरी आंखों में देखते हुए बोली और मेरे आंसू पोंछे। थैंक यू, मैंने कहा और मुंह धोकर मैं नीतू को अपने साथ अंदर ले आया। जब सब ने पूछा तो मैंने कह दिया कि एक कॉल करना था। शाम तक भाभी को डिस्चार्ज मिल गया। बाकी घर वाले पहले ही घर आ चुका था। मैं, गोपाल भैया, भाभी और नीतू गाड़ी से घर पहुँचे जहाँ पहले से ही पूजा की तैयारी हो चुकी थी। पूरे विधि विधान से भाभी और मुन्ना ने घर में प्रवेश किया। शुरू के 15 दिनों में जो रस्में निभाई जाती हैं वो सब निभाई गई। नामकरण हुआ तो मुन्ना का नाम अस्तित्व रखा गया। जब वो रोता तो पूरे घर में उसे चुप कराने वाला कोई नहीं था। तब भाभी मुझे आवाज देकर बुलाती और कहती, लो संभालो अपने भतीजे को, जान खा जाता है मेरी। आखिर ऐसी कौन सा जादू है कि तुम्हारी गोद में जाते ही चुप हो जाता है? भाभी ने पूछा तो नीतू पीछे से बोली, भाभी जादू नहीं, ये तो प्यार है इनका। ये सुनते ही भाभी ने नीतू को छेड़ते हुए बोला, कितना प्यार है वो तो दिख ही रहा है। नीतू शर्म से लाल हो गई। दिन बड़े प्यार से गुजरे। लखनऊ में मुझे ऑफिस के लिए जगह मिल गई। घर भी ढूंढ लिया था, अब बस शिफ्टिंग का काम रह गया था। इसलिए अब हमें बेंगलोर वापस आना था ताकि शिफ्टिंग शुरू की जा सके। सारा स्टाफ जॉब छोड़ चुका था और ऑफिस अब खाली था। सबसे विदा लेकर हम निकलने लगे तो भाभी ने नीतू को अपने गले लगाया और कहा, जल्दी आना और अपना ध्यान रखना। और फिर मेरे कान पकड़ते हुए बोली,
पिछली बार इसे तेरी जिम्मेदारी दी थी और इस बार तुझे दे रही हूँ। अगर इसका ख्याल नहीं रखा तो तेरी पिटाई पक्की है। ये सुनकर सब हंस पड़े। माँ और ताई जी ने भी भाभी को खुली छूट दे दी कि वो चाहे तो मार मार के मेरा भूत बना दे, और इसका सारा मजा नीतू ने लिया। रास्ते भर वो मुझे डराती रही कि मैं अभी भाभी को फोन कर देती हूँ। हम बेंगलुरु पहुंचे और मैंने ऑफिस का सारा सामान पैक करवा कर फिलहाल के लिए घर शिफ्ट करवाया और ऑफिस खाली कर दिया, जिससे 1 महीना का रेंट बच गया। मैंने प्याकर अनमोवर से बात करनी शुरू की और इधर नीतू ने लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि कौन कौन सा सामान उसे लखनऊ भेजना है और कौन सा यही बेच देना है।